नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्ट हिंदी चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक काम करने वाले हैं, आज हम जो लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और चाहूँ उनको टुकड़ों में पढ़ेंगे। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं नाटककार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ऐसे कंटेंट के लिए आप लोग 10 स्मार्ट हिंदी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो आज की श्रृंखला में हम देखेंगे भारतेंदु जी को। भारतेंदु जी को नाटककार के रूप में देखेंगे हम लोग, ठीक है? किसके रूप में देखेंगे? नाटककार के रूप में। उससे पहले थोड़े भारतेंदु जी से रिलेटेड भूमिका देख लेते हैं। जन्म वगैरह तो लगभग पता ही है सभी को, ठीक है? आज ये हो रहा है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक से करा रहे हैं, ठीक है? तो भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण और गतिमयता का प्रेरक सिद्ध हुआ है, ठीक है? हमारे साहित्य का विकास अवरुद्ध सा हो गया था। पश्चिम की नवीन जीवन प्रणाली के प्रकाश की ओर हम आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय में एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी जो प्राचीनता की भूमि पर खड़ी होकर नवीनता का स्वागत कर सकती थी। पारंपरिक जीवन मूल्यों के सार्थक तत्वों और नवीन मान्यताओं को भावों की तरलता से सिक्त कर विचारों की रेखाओं को जोड़ देती। भारतेंदु जी के रूप में ऐसी प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। किसके? हिंदी नवजागरण की। ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में ये तथ्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आते आया भी एग्जाम में और आगे भी आ सकता है, ठीक है? ये लिख भी दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नव जागरण का आरंभ 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस नव जागरण, जो नव जागरण है ना, इसका आरंभ कब से माना? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से माना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। वे भारतेंदु और उनके समकालीन लेखों का संबंध 1857 से जोड़ते हैं, यानी कि रामविलास शर्मा कब से जोड़ते हैं? भारतेंदु उनके समकालीन लेखों का 1857 से जोड़ते हैं। वे कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखों को 1857 जोड़ने वाली दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें बताएंगी? दो प्रमुख चीजें। एक तो ये है कि वे राष्ट्रीय स्वाधीनता का उद्देश्य, ठीक है, और अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर और अवध की बेगम हजरत महल की ओर से जो इश्तिहार जारी किए गए थे, उनमें दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह है कि स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते हैं। दूसरे, उनका पक्का विश्वास था अंग्रेजी राज्य खत्म किए बिना देश की आर्थिक प्रगति संभव है, ठीक है? एक तो वो पूरे देश से अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे पूरे देश को, और अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य को खत्म किए बिना मतलब उनकी देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकती। भारतेंदु जी भारतेंदु भी इस देश की आर्थिक दुर्गति के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें देश के औद्योगिकीकरण की भी चिंता है। वे देश की स्वाधीनता के भी समर्थक हैं। 1874 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था, जिस प्रकार, अब ये कब कहा था उन्होंने? 1874 में अमेरिका का हवाला देते हुए। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसने कहा था? भारतेंदु जी ने कहा था। जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ, वैसे ही भारतवर्ष की स्वाधीनता लाभ कर सकता है। कवि वचन सुधा 6 जुलाई 1974 में, ठीक है, ये उल्लिखित है। कब है? 6 जुलाई 1976 कवि वचन सुधा में। तात्पर्य है, हिंदी नवजागरण के सूत्र 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से सीधे जुड़े हैं और इन सूत्रों में भारतेंदु के साहित्य में देखा जा सकता है। परिवेश के प्रति यह जागरूकता भारतेंदु की अप्रतिम प्रतिभा के परिचायक है। भारतेंदु ने हिंदी गद्य की कई विधाओं को समृद्ध किया, ठीक है? ये तो निबंध, लेख, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन्हीं इन सभी के माध्यम से विचार और भावनाएं व्यक्त की, किंतु नाटकों के क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। वे हिंदी नाटकों के वास्तविक उन्नायक हैं। हिंदी नाटकों के वास्तविक उन्नायक किसे माना है? इनके साथ किस किताब के हिसाब से? भारतेंदु जी को, ठीक है?
नाटक। भारतेंद्र जी की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में, जो उनकी प्रतिभा का पूर्ण रूप से विकास नाटकों में देखा जा सकता है। ये नाटक हिंदी गद्य साहित्य को भारतेंदु की बड़ी देन है। इन नाटकों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन-कौन से 3 वर्ग हैं? एक तो अनुदूदित, ठीक है? अनुवाद किए हुए नाटक आएँगे, अनुवाद किए हुए नाटक। मतलब भारतेंदु ने जिसका अनुवाद किया उनके नाटकों के बारे में, ठीक है? और मौलिक नाटक इन्होंने खुद लिखे हैं, स्वयं लिखे गए नाटकों के बारे में। अपूर्ण, ठीक है? ऐसे नाटक जो अपूर्ण हैं। इसमें कौन-कौन से हैं? ये नाट्य विधा है, ठीक है? और नाट्य विधा नाटक, इन्होंने विद्या सुंदर नाटक अनुवाद किया है, किससे? 1868 ईस्वी में। इसकी मूल कृति क्या थी? इसकी चोर पंचाशिका, ठीक है? इसके मूल लेखक क्या हुए थे? चोर कवि। और रूपक, नाट्य विधा रूपक है, ये पाखंड विडंबन 1872 में लिखा। कब लिखा? 1872 में। इसके मूल कृति क्या थी? प्रबोध चंद्रोदय। अब प्रबोध चंद्रोदय के मूल लेखक क्या थे? कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873 में लिखा, ठीक है? मूल कृति धनंजय विजय जी नाम है इसका। इसके मूल लेखक कौन थे? कांचन कवि, ठीक है? इसी कड़ी में ये तथ्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं ये, ठीक है? आप लोग चाहे उसके नोट्स बना लेना, चाहे इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लेना। और किताब ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग 1-2 बार किताब से पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पास नोट्स होने की भी डर रहेगा, वो भी रहता है कि हाँ, कहाँ लिख लिया, कैसे लिख लिया। ठीक है, किताब होगी तो आपको पता होगा, टिक किए होंगे, तो आप लोग आसानी से, बहुत आसानी से पढ़ लोगे। अब इसी क्रम में देखेंगे सट्टक। कर्पूर मंजरी अनुदित कृति है 1875 में, ठीक है? अब मूल कृति भी कर्पूर मंजरी है। इसके राजशेखर लेखक है, मूल लेखक। कर्पूर मंजरी के राजशेखर। ये राजशेखर कौन थे? प्राकृत भाषा के कवि। नाटक है ये, नाट्य विधा में ये 5वां नंबर, मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा, ठीक है? अब मूल कृति का नाम भी मुद्रा राक्षस है। इसके मूल लेखक कौन है? विशाख दत्त। और ये अनुदित कब हुआ? 1878 में इन्होंने अनुदित किया। इसी क्रम में दुर्लभ बंधु 1880 में, ठीक है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ये शेक्सपियर का नाटक है, ठीक है? अब मौलिक नाटक में इन्होंने क्या लिखा? प्रहसन लिखा। प्रहसन कब लिखा? वैदिक किस नाम से लिखा? वैदिक वैदिक सॉरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1883 ईस्वी में। कब लिखा? 1883 ईस्वी में। इसी क्रम में नाटक लिखा सत्य हरिश्चंद्र। यह क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, ठीक है? मतलब यह क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र लिखा नाटक। नाटिका लिखा श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में। कब लिखा? 1876 ईस्वी में। भांड लिखा विशेष विस्मोसदम, ठीक है? 1876 ईस्वी। नाट्य गीत लिखा भारत जननी 1877। कब लिखा? 1877। नाट्य रासक लिखा भारत दुर्दशा 1880, ठीक है? ऐतिहासिक गीत रूपक, ठीक है, नील देवी नाम से लिखा 1881 ईस्वी। यानी कि ये क्रम से लगाने के लिए आ सकते हैं, तो आप लोग कोशिश करना क्रम से ही याद करो, ठीक है? क्रम क्रम पूछ सकता है इन नाटकों में, क्रम से, कि ज्यादातर ये सब तो पता ही होंगे सभी लोगों को। अब वो बहुविकल्पी में 4 अंक वो वाले हटाना चालू कर दिया अब एग्जाम में। अब भाई क्रम वाले बहुत पूछे जा रहे हैं, अब क्रम से भाई काफी आते हैं, तो आप क्रम से याद कर लेना। प्रहसन लिखा है अंधेर नगरी, प्रहसन है 1881 में। अब 2 अपूर्ण कृतियां हैं, मतलब इनकी अपूर्ण कृतियां में गीत गीत रूपक 2 नहीं है, काफी हैं। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में, सती प्रताप 1883, ठीक है? प्रवास नाटक 1868, नव मल्लिका, ठीक है? इनका समय नहीं पता है। रत्नावली मृच कटे। इसी कड़ी में शास्त्रीय दृष्टिकोण, भारतीयों का नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण समन्वयात्मक, उदार और युवा अनुकूल था, ठीक है? इन्होंने अपने नाटक शीर्षक विस्तृत प्रबंध में इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। जिस समय जैसे हृदय जन्म ग्रहण करे और देशीय रीति नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे, उस समय में उक्त सहृदय अंतःकरण की वृत्ति, सामाजिक रीति पद्धति दोनों विषयों समालोचना करके नाटकीय दृश्य काव्य का प्रयाण करने योग्य है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अब नाटक आदि दृश्य काव्य में अस्वाभाविक सामग्री परिपोषक काव्य सभ्य मंडली को नितांत रुचिकर है, इसलिए स्वाभाविक की रचना ही इस काल की सभ्य गढ़ की हृदय ग्रहणी है। अब नाटकों में कहीं आसे ही प्रवृत्ति नाट्यालंकार, कहीं प्रकरी, कहीं विलोचन, कहीं संफेट, पंच सिंधी व ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं बाकी रही। ठीक है, ये हो गई। उपयुक्त स्पष्टीकरण से नाटकों के संबंध में भारत में निम्नलिखित मान्यताएं व्यक्त होती हैं। कौन कौन सी? नाटकों के विषय में नाटकों के विषय युगानुकूल परिवर्तित होने चाहिए, यानी जैसा युग है वैसे परिवर्तित होने चाहिए। आधुनिक युग की प्रवृत्ति को देखते हुए अब स्वाभाविक दृश्यों की योजना अधिक समीचीन है। जो स्वाभाविक दृश्य है ना, वो ज्यादा अधिक सही सटीक माने जा सकते हैं। प्राचीन नाट्य शास्त्र में जटिल और सूक्ष्म नियमों का निर्वाह आधुनिक नाटकों में आवश्यक नहीं। जो प्राचीन नाट्य शास्त्र थे ना, उसमें जटिल और सूक्ष्म नियम चलते थे, लेकिन आज के नाटकों में ये आवश्यक नहीं है। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में उपयुक्त सभी मान्यताओं को व्यवहारिक रूप देने की चेष्टा की है, जो मतलब व्यवहार में करने की चेष्टा की है। सामान्य नाटकीय विशेषताएं, हम कह चुके हैं कि नाटकों की रचना में भारतेंदु ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? समन्वयात्मक। संस्कृत नाट्य शास्त्र, बंगला की नाट्य पद्धति, ठीक है, अंग्रेजी नाट्य विधान, सभी के संयोग उन्होंने अपने नाट्य दर्शन में उपस्थित किए। संस्कृत के, बंगला के, अंग्रेजी नाट्य विधान, सभी का मतलब अपने नाट्य दर्शन में उपस्थित किया। उन्होंने गर्वांग को दृश्य के अर्थ में स्वीकार किया। किस अर्थ में किया? गर्वांग को दृश्य के रूप में। और बंगला नाटकों की ओर संकेत करते हुए कहा, प्राचीन की, अभी इंपॉर्टेंट हो जाए, इन्होंने कहा है प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता बारंबार दृश्यों को बदलने में है, और इसी हेतु एक एक अंक को अनेक अनेक गर्वांकों की कल्पना की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, नांदी पाठ प्रस्तावना विस्कंबक प्रवेशक अंकावतार अंकमुख आदि की योजना पर उन्होंने अधिक बल नहीं दिया। ठीक है, इन पर अधिक बल नहीं दिया। नांदी पाठ है, प्रस्तावना है, विस्कंपक है, प्रवेशक अंकावतार अंकमुख आदि पर मतलब इन्होंने ज्यादा बल नहीं दिया। तो पहले जमाने के नाटकों में दी जाते थे, इन्होंने नहीं दिया। वध, आलिंगन, स्नान, यात्रा, मृत्यु आदि भारतीय नाट्य शास्त्र परंपरा में वर्जित दृश्यों की योजना भी उन्होंने की। भारतेंदु ने प्राचीन संस्कृत नाटकों के चरित्र पद्धति का अनुगमन किया। फलस्वरूप पात्रों का स्वरूप आदर्शात्मक ही रहा। ठीक है, उनके पात्रों का स्वरूप भी आदर्शात्मक रहा। पात्रों में अंतर्द्वंद का अभाव लक्षित होता है। अपने नाटकों में उन्होंने निम्न वर्गीय पात्रों को अंकन नहीं किया। उन्होंने यहाँ उनका चित्रण किया, वहां उनके उत्थान पतन नहीं दिखाया। वे पारसी कंपनियों के प्रभाव को भरसक प्रयत्न करके पूर्णतः न हटा सके। ठीक है, वो हटाना चाहते थे, इसे स्पष्ट है, पूर्णतः नहीं हटा सके। फलस्वरूप पदात्मक संवादों की परंपरा उनके नाटकों में भी मिल जाती है। उनके नाटकों में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कविताओं पर रीति योग की छाया बनी हुई है। ठीक है, अब नाटकों में कहीं कहीं कविताएं आई हैं, तो उनकी कविताओं में जो जो कविताएं हैं ना, उनकी रीति युग की छाया है ना। ठीक है, रीत युग की जो छायावादी मतलब सॉरी, रीत युग की कविताएं हैं ना, छायावादी नहीं। ठीक है, उनकी छाया बनी हुई है। प्राचीन संस्कारों का पूर्ण परित्याग भी नहीं कर सकते। जो प्राचीन संस्कार थे उनका पूर्णतः परित्याग नहीं कर पाए। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट देखा जा सकता है भारतेंदु के नाटकों में आत्मा संस्कृत, ठीक है, नाट्य शास्त्र के अधिक निकट है। भारतेंदु के नाटकों की आत्मा संस्कृत नाट्य शास्त्र के अधिक निकट मानी जा सकती है। संस्कृत नाट्य विधान को उन्होंने युग की आकांक्षा के अनुकूल थोड़ा शिथिल अवश्य कर दिया, मतलब एक शिथिलता अवश्य ले आए। जरूरी नहीं है कि एक कठोरता के रूप में उन्होंने संस्कृत के वैसे ही रूप नहीं अपनाए, एक शिथिलपन ले आए थे। नाटकों का विषय तत्व, भारतेंदु ने अनुदित कुछ ऐतिहासिक कृतियों को छोड़कर सभी नाटकों के जीवन की व्यक्ति दी है। ठीक है, अब इधर लिख भी दिया है, आप चाहो इधर से पढ़ देता हूँ, चलो मैं इधर से पढ़ता हूँ। विषय वैदिक हिंसा हिंसा नवबती में। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सामाजिक पाखंडों पर तीव्र प्रहार। ठीक है, किस पे? सामाजिक पाखंडों पर तीव्र प्रहार। विशेष विस्मोदनम में बड़ौदा के गायकवाड़ के कुप्रबंध के कारण, ठीक है, जो बड़ौदा गायकवाड़ थे उनको पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर सयाजी राव के प्रतिष्ठित किया गया।
फिर वहाँ पर राजनीतिक घटना का संकेत किया गया। यहाँ पर विशिष्ट विस्मोदम में यहाँ पर गायकवाड़ को हटाकर सयाजी राव को प्रतिष्ठित करने के कारण एक राजनीतिक घटना को दिखाया गया है। भारत जननी में, ठीक है, देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ उसकी मुक्ति के लिए अपेक्षित सुधारों की ओर संकेत किया। ये देश की दुर्दशा है, उसकी उसको दिखाया गया, उसके साथ ही उसकी मुक्ति के लिए भी, मुक्ति को भी दिखाया गया। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने हृदय की संपूर्ण व्याकुलता व्यक्त कर दी है, ठीक है। अब भारत दुर्दशा में क्या व्याकुलता व्यक्त की है? भारत की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक अवनति, ठीक है। ये सब एक मतलब अवनति हो रही है, इन सब की धार्मिक अवनति हो रही है, सामाजिक अवनति हो रही है, आर्थिक अवनति हो रही है, बौद्धिक अवनति हो रही है। ये भारत दुर्दशा में दिखाया गया है, ठीक है। इसी कड़ी में इसमें बताया इस अवनति में ब्रिटिश शासन नीति का प्रभाव और सुधार के लिए देश प्रेमियों की व्याकुल चेतना सभी की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। अब ये सब अवनति के कारण में ब्रिटिश शासन को माना है और उसके सुधार के लिए ना देश प्रेमी कितने व्याकुल हैं, इससे तो इसकी अभिव्यक्ति की है, ठीक है। भारत दुर्दशा में नील देवी में ऐतिहासिक होते हुए भी देश प्रेम का अभिनव भावना से भावित है, ठीक है। नील देवी में देश प्रेम की भावना दिखाई देती है और इसमें भारतेंदु की, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है नील देवी में, भारतेंदु की नारी विषयक दृष्टिकोण का भी दिखाया गया। नारी विषयक दृष्टिकोण क्या था भारतेंदु जी का, वो भी दिखाया गया। अंधेर नगरी, ठीक है, ये व्यंग है, व्यंग नाटक के रूप में है, ठीक है, प्रहसन, ठीक है। तो इसमें तत्कालीन शासन के ऊपर बड़ा व्यंग किया गया है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतेंदु जी ने इसकी रचना की। अब ये सीधा सीधा बन सकते हैं, बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार को देखकर भारतेंदु ने किसकी रचना की? अंधेर नगरी की। अब ये हटा सकते हैं इसमें इतना, ठीक है। अब इसके लिए आप ये देख लेना, श्री चंद्रावली में बली में वैष्णव धर्मानुमोदित वल्लभ संप्रदाय अंतर्गत ग्रहित आध्यात्मिक प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। वैष्णव धर्म से अनुमोदित और वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ग्रहित आध्यात्मिक प्रेम है ना, उसकी सुंदर अभिव्यक्ति की है। अनुवादित नाटकों में विद्या सुंदर एक प्रेम कहानी है। इसमें वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गुड़ सिंधु के मिलन, ठीक है। अब सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि राजकुमार गुड़ सिंधु और राजकुमारी विद्या, ठीक है, किस नाटक से संबंधित है? तो विद्या सुंदर से, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। अब इसमें ये पूछ सकते हैं विद्या सुंदर के राजकुमार का नाम क्या है, नायक का नाम क्या है, ठीक है। इसमें हम सीधा सीधा इसमें लगा सकते हैं गुड़ सिंधु। तो इसके लिए तथ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से ही तथ्य खोजने हैं और इसमें लगाने हैं। मिलन, इसमें मिलन, उनके मिलन, व्याघात, विवाह आदि का वर्णन है। इसी कड़ी में देखते हैं पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन में वैष्णव धर्म की ओर लेखक का स्पष्ट झुकाव लक्षित होता है, ठीक है। वैष्णव धर्म की ओर ये एक मतलब जो मतलब उनका झुकाव था भारतेंदु जी का। डॉक्टर वार्ष्णेय के शब्दों में, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, शब्द किसी के भी हों, वक्तव्य किसी के भी हों, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रतीकात्मक कथा द्वारा यही दिखलाया गया कि संसारिक लोग किस प्रकार सात्विक श्रद्धा से विमुख होकर इंद्रजनित सुख में पड़कर धर्म की वास्तविक उद्दास स्वरूप को भूल जाते हैं, ठीक है। ये धनंजय विजय में विराट के यहाँ अज्ञातवास करते हुए गायों की रक्षा के लिए अर्जुन और कौरवों से युद्ध तथा उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह, ठीक है। अब ये वैसे लिख दिया है, इनके शॉर्ट नोट्स टाइप के मतलब लिख दिए, शॉर्ट बना दिए, आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ लीजिए। कर्पूर मंजरी में राजा चंद्रपाल, ठीक है, और कुमारी कर्पूर मंजरी की प्रेम विवाह का वर्णन। अब कर्पूर मंजरी में नायक को पूछ लिया चंद्रपाल कौन है, तो चंद्रपाल। अब कर्पूर मंजरी में कर्पूर मंजरी को तो आप आसानी से पहचान लोगे, तो ये तथ्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस तरह से भी आप लोग एक तरह से देख सकते हो, ठीक है। मुद्रा राक्षस में पात्र पूछ लिए कौन कौन से हैं, चाणक्य और राक्षस वगैरह, ठीक है। चंद्रगुप्त का सम्राट होना, ठीक है, ये सब पात्रों के रूप में देख सकते हो। पर इसमें क्या हुआ है, मुद्रा राष्ट्र में चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दांव पेंच और नंद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना, राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है, ठीक है। इसी कड़ी में देखते हैं दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट वेनिस का भारतीयकरण किया है। हिंदी मतलब हिंदी में भारतीयकरण करने भारत के अनुरूप बनाया गया है। उनकी अंतरधारा के विषय में पढ़ेंगे। विषयत्व के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है भारतीय न्यूगीन नाटकों की अंतरधारा मुख्यतः प्रेम है। इनकी अंतरधारा का मुख्य क्या है? प्रेम है।
है प्रेम कहीं भी, कहीं भक्ति के रूप में, ठीक है? तो कहीं तो भक्ति के रूप में दिखता है, कहीं राष्ट्रीय प्रेम, कहीं जाति प्रेम, इन सब के बारे में दिखता है, ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, तो आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है? कहीं संस्कृति प्रेम, यही प्रेम व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके नाटकों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व स्फुटित होता है। प्रेम की इस मनोहर व्यक्ति के कारण मानवों की रस निष्पत्ति पूर्ण योजना संभव हो सकी। ठीक है। व्यक्तित्व व्यंजना, इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व व्यंजना। भारतेंदु के कई नाटकों में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है, ठीक है? जैसे सत्य हरिश्चंद्र में उनके सत्यवादी होने का, भारतेंदु के सत्यवादी थे, इसकी झलक दिखाई दी है, ठीक है? इसमें कहा भी गया है, सत्य ने सुतरा ठीक ही कहा है, जो गुण निरप हरिश्चंद्र में जग जाहिर सुनियत कान, सो सब कवि हरिश्चंद्र में, ठीक है? जो गुण हरिश्चंद्र में थे, राजा हरिश्चंद्र में थे, वही सभी गुण कवि हरिश्चंद्र में है। लखों प्रथित सुजान, चंद्रावली नाटक में प्रेमी व्यक्तित्व, ठीक है? चंद्रावली नाटक में है ना, प्रेमी व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेता है, उनके प्रेमी व्यक्तित्व का दिखा लेते हैं। चंद्रावली कृष्ण की अनन्य प्रेमिका है, वह उनके वियोग में बाबरी जैसी हो जाती हैं और अंततः उनके व्यक्तित्व में लय हो जाना चाहती हैं। प्रेम का यही आदर्श भारतेंदु का भी था, ठीक है? यही आदर्श किसमें है? भारतेंदु जी का भी दिखाई देता है। भारतेंदु और चंद्रावली की एकात्मकता का लक्ष्य करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा, अब देखो वक्तव्य, मैं तो सिर्फ सभी फिर बोलूंगा, वक्तव्य सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी के द्वारा लिखा हुआ क्या बोला। चंद्रावली भारतेंदु की आत्मा का ही प्रतिरूप है। चंद्रावली के माध्यम से भारतेंदु ही अपने आराध्य देव की प्रति आत्म अपना प्रेम निवेदन करते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये किसने, ये इस तरह से पूछ सकता है ये किसने बोला है? तो रामविलास शर्मा ने बोला है। प्रेम योगिनी में बाबू रामचंद्र तो स्पष्ट रूप से बाबू स्वयं बाबू हरिश्चंद्र सिंह है, ठीक है? जो प्रेम योगिनी में बाबू रामचंद्र है, वो स्पष्ट रूप से बाबू हरिश्चंद्र सिंह है। भारतेंदु के संबंध में प्रवाद प्रचलित है कि वे सब यहाँ बाबू रामचंद्र के प्रति व्यक्त किए गए हैं। भारतेंदु ने तटस्थ भाव से अपने प्रति वर्ग विशेष में प्रचलित ईर्ष्या, अज्ञान जनित प्रवादों का चित्रण किया है। प्रहसनों में भारतेंदु के हास्य व्यंग प्रिय विनोदी व्यक्ति की सभी रेखाएं लक्षित की जा सकती हैं। सत्यवादी प्रेमी, स्वाभिमानी, यथार्थदर्शी, ठीक है, राष्ट्रभक्त, समाज सेवी, विनोदी, भारतेंदु किसी ना किसी पात्र के भीतर झांकते हुए दिखाई देते हैं ना, अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं ये अपने ये गुण मिल जाते हैं। नाट्य कला, भारतेंदु के नाटकों का कथा विधान सरल है, ठीक है? घटनाओं का घटाटोप के प्रधान कथा वस्तु उलझकर जटिल नहीं बनाने, जटिल नहीं किया जिनका कथा विधान है ना, वो सरल है, जटिल नहीं किया। उनके पात्रों का विकास की शक्ति है, वो उनके पात्र ये नहीं कि रुके हुए हैं, एक विकास के क्रम में देखा जा सकता है। शैथिल का अभाव है, आकस्मिक और अस्वाभाविक घटनाओं के अभाव में कथा की रोचकता नष्ट नहीं हुई है। पात्र योजना में भारतेंदु उच्च वर्गीय पात्रों को ही प्रधान दिया, मतलब उन्होंने निम्न वर्गीय पात्र नहीं लिए हैं, उन्होंने उच्च वर्गीय पात्र की प्रधानता को स्वीकारे है। देवता, ऋषि, राजा, महंत प्राय इन्हीं का चित्रण किया है। मौलिक एवं युग जीवन को लेकर चलने वाले नाटकों में निम्न वर्गीय पात्रों का चित्रण भी किया गया है, किंतु इन पात्रों को मनोवैज्ञानिक विकास नहीं है, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निम्न वर्गीय पात्रों को मतलब विकास नहीं हुआ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। निम्न वर्ग लिया तो है इन्होंने निम्न वर्गीय पात्रों को भी, पर मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हुआ उनका। प्रारंभ से अंत तक इनका जीवन आदर्श एक सा रहता है, साथ ही ये पात्र के प्रवृत्ति विशेष के प्रतिनिधि जान पड़ते हैं। इनके व्यक्तित्व में अंतर्द्वंद न होने से सजीवता एवं शील वैचित्र नहीं आ सका। नाटककार में पात्रों के आदर्श सर्वत्र रक्षा की है, फलतः अधिकांश नाटक चरित्र प्रदान हो गए। इसी कारण से इनके नाटक में चरित्र प्रधानता आ गई। नायक का चित्रण प्राचीन आदर्शात्मक दृष्टिकोण से ही किया है, जो प्राचीन आदर्शात्मक दृष्टिकोण है ना, उसी हिसाब से किया है। भारतेंदु जी की संवाद योजना सामान्यतः नाटकीय गुणों से युक्त मानी जाएगी। कथोपकथन पात्रों की मनोदशा का व्यंजक है। कहीं कहीं उनमें नाटककार की कथा के पूर्वापर क्रम को जोड़ने में सहायता ली है। पात्रों का वार्तालाप उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल रखा है, जो पात्रों का वार्तालाप है ना, वो समाज के अनुकूल रखा है। ये नहीं कि कहीं का पात्र है कुछ बोल रहा है, जैसे कहीं कोई भाषा जैसे ब्रज बोली जाती है तो वहाँ अवधि का पात्र दिखा दिया हो, वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। जहाँ के पात्र हैं, यहाँ की सामाजिक स्थिति जैसी वैसी उसी अनुकूल रखा गया है, ठीक है?
पुरोहित, वेदांती, शैव, बंगाली, एडिटर, कवि, राजा, देवता, ऋषि सभी मर्यादाओं का सीमाओं का ध्यान रखते हैं। भाषा का प्रयोग भी पात्र अनुकूल किया गया है। जो भाषा का प्रयोग किया है ना, वो पात्र के अनुकूल किया गया है। सामान्यतः कथोपकथन छोटे एवं प्रभावशाली है। उनके कथोपकथन छोटे एवं प्रभावशाली है ना, एक प्रभाव डालते हुए छोटे कथनों को ज्यादा प्रयोग किया है, किंतु भावपूर्ण एवं रसात्मक स्तरों में विलंबे हो गए। सत्य हरिश्चंद्र में शैव्या विलाप, श्री चंद्रावली में चंद्रावली के स्वागत कथन तथा भारत दोसा में भारत वाक्य स्वागत कथन आवश्यकता से अधिक लंबे हो गए। ठीक है, तो यानी इसमें आलोचना के रूप में देख सकते हैं, कहीं कहीं लंबे उनके कथन हो गए। कथोपकथनों में अनावश्यक अलंकारिकता तथा दार्शनिकता भी नहीं आने पाई। कहीं कहीं पदात्मक संवाद भी आ गए। श्री चंद्रावली में ललिता और जोगिन तथा कर्पूर मंजरी में बिछड़ा और राजा के संवाद पदबद्ध, ठीक है, पदबद्ध कहीं कहीं हो गए हैं। सब मिलाकर भारत नदी की संवाद योजना सफल मानी जाएगी। इस सफलता का कारण उनका विस्तृत जीवन अनुभव था। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मतलब उनकी जो संवाद योजना एक सफल है। संवाद योजना है कि नहीं, असफल मानी जा सकती है। उन्होंने जो संवाद योजना जिन रचनाओं में की है वो एक सफलता की दृष्टि से उचित मानी जा सकती है। इसी कड़ी में देखेंगे रसात्मकता। ठीक है, भारतेंदु मूलतः रसवादी कलाकार थे। रस क्षेत्र में वात्सल्य, प्रेम, सख्य, भक्ति, आनंद इन रसों की मान्यता उनकी मौलिकता का सूचक है। ठीक है, वात्सल्य हो गया, प्रेम हो गया, सख्य हो गया, आनंद हो गया, भक्ति हो गया, इनकी मौलिकता का सूचक माना जा सकता है। उनके नाटकों में रसानुभूति की पूर्ण क्षमता है। विद्या सुंदर में संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? विद्या सुंदर में संयोग की। पाखंड विडंबन में निर्वेद स्थायी भाव होने से शांत रस की अनुभूति हुई है। अब सीधे सीधे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विद्या सुंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पाखंड विडंबन किसमें किसकी हुई है? इसमें विद्या सुंदर में श्रृंगार की हुई है, पाखंड विडंबन में शांत रस की हुई है, धनंजय विजय में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रौद्र रस की हुई है, मुद्रा राक्षस में उत्साह की हुई है। ये भी मतलब ये रचनाएं है ना, सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये पेपरों में सीधे सीधे पूछ सकते हैं। उत्साह स्थायी होने के साथ साथ वीर रस की व्यंजना हुई है। उत्साह के साथ साथ वीर रस की हुई है। कर्पूर मंजरी में श्रृंगार प्रधान, ठीक है, हास्य और अद्भुत सहायक है। कर्पूर मंजरी में श्रृंगारता प्रधान है और हास्य और अद्भुत सहायक है। सत्य हरिश्चंद्र में दान वीरता का प्रधान है। सहायक रूप में करुण, अद्भुत और भयानक विविध रसों की निष्पत्ति हुई है। कौन कौन से हुई है भारतेंदु हरिश्चंद्र में? करुण, अद्भुत, भयानक और विविध रसों की। चंद्रावली में भारतेंदु ने प्रेम रस माना है। इसमें ब्रह की दशाओं को अधिक विस्तारित कर दिया है। भारत दुर्दशा में वीर और करुण का मिश्रण है। ठीक है, भारत दुर्दशा में वीर और करुण का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। नील देवी में युद्ध वीर की व्यंजना हुई है। अंधेर नगरी में हास्य का प्रधानता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट जो रचना है ना उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। इस प्रकार विभिन्न नाटकों में विविध रसों में भावों की स्थिति पाठकों के दर्शकों को रसमग्न कर देती है। काव्य में जिन जिन नवीन रसों की सत्ता उन्हें मान्य थी, उनके व्यवहारिक रूप की प्रतिष्ठा का अवसर उन्हें नहीं मिला। इसे इन्हीं हिंदी का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। अब इन्हें भारतेंदु जी एक सफल अभिनेता भी थे। ठीक है, नाटकों को अभिनय अभिनय को ध्यान रखते हुए नाटकों की सृष्टि की। इसमें संदेह नहीं है कि कथा वस्तु की सीधी और सरल योजना, पात्रों को जमघट का अभाव, अस्वाभाविक दृश्यों की अनुपस्थिति, ठीक है, भाषा का सरल, व्यवहारिक रूप, घटना नियोजन का औत्सुक्य आदि विशेषताएं उपस्थिति ने भारतीय नाटकों को अभिनय की योग्य बना दिया। ठीक है, कुछ का अभिनय तो जीवन काल में सफलतापूर्वक किया गया था, यह होने पर भी सर्वथा निर्दोष नहीं थे। कविताओं का बाहुल्य, ठीक है, पदात्मक संवाद अस्वाभाविकता ला देते हैं। ठीक है, ये कविताओं की बहुल्यता, पदात्मक संवाद जो अस्वाभाविकता से ला देते हैं इनके नाटकों में। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली और भारत दुर्दशा में स्वागत कथन बहुत लंबे हो गए हैं। मतलब सत्य हरिश्चंद्र हो गया, चंद्रावली हो गया, भारत दुर्दशा के मतलब स्वागत कथन है ना, जो उनको बहुत लंबे हो गए हैं। नील देवी में क्या हुआ? प्रलाप शैली के कारण अस्वाभाविकता आ गई है, एक अस्वाभाविक लगना लगा है नाटक। नाटककार ने रंगमंच की रचना एवं वातावरण की सृष्टि के लिए पूर्व निर्देश भी नहीं किया है। ठीक है,
नाटककार ने रंगमंच की रचना के लिए ना जो पूर्व निर्देशित किया जाए तो वो भी नहीं किया है। वस्तुतः हिंदी का आदर्श रंगमंच ना होने के कारण ये दोष आ गए हैं। गुणों और दोषों को एक साथ रखकर निर्णय देना हो तो मानना ही होगा भारतीय नाटकों में सफल अभिनय हो सकता है। यानी कि दोनों को देखा है ना, गुण और दोष को, तब भी इन्हें सफलता की श्रेणी में रख सकते हैं कि ये सफल हुए हैं। दूसरी बात है कि उनके थोड़ी काट-छाँट करनी पड़ी। देश-काल, भारतेंदु के नाटकों में देश-काल के चित्रण पर अपना मत देते हुए डॉक्टर वार्ष्णेय, ठीक है? अब डॉक्टर वार्ष्णेय का मत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये कॉमा में है। वास्तव में उनकी इन रचनाओं के आधार पर 19वीं शताब्दी शताब्दी का इतिहास भली-भाँति लिखा जा सकता है, ठीक है? जो रचनाएँ लिखी थी ना उनका 19वीं शताब्दी से संबंधित में संबंधित, तो उनके हिसाब से इतिहास भली-भाँति से लिखा जा सकता है। ब ये ब डॉक्टर वार्ष्णेय कहते हैं अपने शब्दों में। युग जीवन की सफल व्यक्ति के लिए इसमें बड़ी दाद नहीं दी जा सकती, यह होने पर भी उनके पौराणिक नाटकों में भारतेंदु काल दोष से नहीं बच सके। सत्य हरिश्चंद्र में वर्णित काशी के दृश्य अतीत को नहीं, वर्तमान को सजीव करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार प्रेम जोगनी में वर्तमान काशी का चित्रण पौराणिक व्यक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है। विदित है गंगा का अवतरण हरिश्चंद्र के उपरांत भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। अतः सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का विस्तृत वर्णन खटकता है। इन कतिपय दोषों के अतिरिक्त सामान्यतः भारतेंदु ने देश काल का सजीव चित्र उपस्थित किया है। विशेषतः युग जीवन के नाटकों में तो उनको अद्भुत सफलता मिली। बाह्य प्रभाव, यह निर्विवाद रूप से मान्य है कि हिंदी साहित्य की नव चेतना का उदय बहुत कुछ बंगला साहित्य के संपर्क में आने से उससे प्रभावित होने के कारण हुआ, ठीक है? बंगला साहित्य आया ना संपर्क में, उसके कारण हिंदी साहित्य काफ़ी हद तक उनकी नव चेतना में जो कुछ हुआ है ना, उसमें काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। भारतेंदु बाबू ने सन 1865 में बंगाल की यात्रा की, ठीक है? 1865 में बंगाल गए थे, इसी समय बंगला साहित्य और बंगला रंगमंच के संपर्क में आए। इसी समय 1865 के आसपास ये बंगला साहित्य और बंगला रंगमंच के संपर्क में आ गए थे। उन्होंने अपने विद्यासुंदर नाटक की रचना बंगला नाटककार यतीन्द्र मोहन ठाकुर के विद्यासुंदर नाटक की प्रेरणा और प्रभाव के कारण प्रभाव ग्रहण करके ही की थी, ठीक है? यतीन्द्र मोहन ठाकुर थे ना, उनके नाटक विद्यासुंदर की नाटक की प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने रचना कर दी। भारत दुर्दशा नाटक की रचना भी इसी भाव भूमि पर लिखी गई, बंगला कृतियों से प्रेरित थी। भारत दुर्दशा भी मतलब बंगला कृतियों से प्रभावित मानी जा सकती है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, भारत दुर्दशा नाटक किससे प्रभावित मानी जा सकती है? किन कृतियों को? तो हम सीधे-सीधे नहीं, वन लाइनर में आ जाए या घुमा-फिरा के कहीं न कहीं आ जाए तो आ सकता है। इसी नाटक के 5वें अंक के किताब खाने वाले दृश्य में भारत दुर्देव के परिहार का उपाय बताते हुए बंगाली सदस्य कहता है, ठीक है? अब भारत-दुर्दशा की किताब खाना वाले दृश्य है ना, उसमें कहता है गवर्नमेंट तो केवल गोल-मोल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सहनता। ओ हुआ का अखबार वाला एक ब सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट अलबत्त सुनने होता है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है? इस कथन से ओ हुआ का तात्पर्य बंगाल से है। भारतेंदु स्वयं देख आए थे कि बंगाल में अधिक जागरण है, ठीक है? हाँ, अंग्रेजी के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है और उसका असर होता है। निश्चय ही बंगाल के सामाजिक और साहित्यिक जागरण से प्रभावित थे। अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होने के प्रश्न पर निर्णय देते हुए डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र, ठीक है? डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र क्या कहते हैं? ने लिखा है, किंतु उनकी रचनाओं में जो अंग्रेजी प्रभाव आया, वह सीधा अंग्रेजी साहित्य से उतना ग्रहित ना होकर बंगला नाटकों से अधिक प्रतीत होता है, ठीक है? वो जो अंग्रेजी प्रभाव आया ना भारतेंदु जी के नाटक में, डॉक्टर विश्वनाथ इस विषय में कहते हैं, वो ना तो सीधा अंग्रेजी से नहीं आया है, वो बंगला नाटकों से ज़्यादा प्राप्त हुआ है। आगे चलकर इस प्रभाव को उदाहृत करते हुए डॉक्टर मिश्र ने भारत जननी नील देवी, ठीक है? डॉक्टर मिश्र ने ना भारत जननी नील देवी सती प्रताप को अंग्रेजी ओपेरा होता है ना, गीत रूपक अनुकरण पर रचित माना है, ठीक है? इन्होंने ओपेरा, ठीक है? गीत रूपक के अनुकरण पर रचित माना है। भारतेंदु जी की रचना है ना, इसको गीत रूपक का अनुकरण माना है। भारत दुर्दशा को दुखांतक की शैली का नाट्य कृति माना है, ठीक है? भारत दुर्दशा है ना, दुखांतक शैली की नाट्य कृति है। और प्रेम प्रेम योगिनी को पश्चिम की यथार्थवादी दृष्टि से प्रभावित बताया है।
डॉक्टर मिश्र ने यह नहीं बताया कि शैली और दृष्टिकोणगत प्रभाव भारतीय हिंदुओं ने सीधे अंग्रेजी से ग्रहण किया है या बंगला के माध्यम से, यानी इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया ये कहाँ से ग्रहण किया, पर इन्होंने यह बताया कि ये कृति कहाँ से प्रभावित हुई है। इस उपर्युक्त प्रभाव से भारतीयों ने सीधे अंग्रेजी से ग्रहण किया, बंगला से यह नहीं बताया। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मत दिए हैं। ठीक है, क्या मत दिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतेंदु के नाटकों पर संस्कृत बंगला का प्रभाव तो दिखाई देता है, लेकिन अंग्रेजी प्रभाव उन पर कहीं तक पड़ा है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण अभी नहीं मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ तक। जहां तक संस्कृत का प्रभाव का प्रश्न है, उसके संबंध में दो राय हो ही नहीं सकती। भारतेंदु के सामने संस्कृत नाटक और संस्कृत नाट्यशास्त्र दोनों ही थे, दोनों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया था। बंगला प्रभाव की बात भी निर्विवाद रूप से मान्य है। ठीक है, बंगला का प्रभावित है ये भी मान्य है निर्विवाद रूप से। भारतेंदु ने बंगाल की यात्रा, क्योंकि बंगाल की यात्रा की, बंगला पड़ी भी थी, बंगालियों के संपर्क में भी आए थे, बंगला के नाटकों का आधार लेकर नाटक रचना भी की। अंग्रेजी का प्रभाव उन्हें अंग्रेजी नाट्यशास्त्र से विधिवत अध्ययन द्वारा ग्रहण नहीं किया, नहीं मतलब अंग्रेजी नाट्यशास्त्र का प्रभाव तो आया, लेकिन उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। वे अंग्रेजी भाषा जानते थे, अंग्रेजी साहित्य कम से कम शेक्सपियर के नाटकों का उन्होंने पढ़ा था, शेक्सपियर के नाटक थे वो कम से कम पढ़े थे। इसी कड़ी में उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का तो अनुवाद मतलब भारतीयकरण कर दिया था। किंतु अंग्रेजी पाश्चात्य नाटक का उनका सीमित अध्ययन करते थे वो, अंग्रेजी नाटक या पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का उनका सीमित अध्ययन किया उन्होंने। डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया इन्होंने, कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय जी पश्चिम में दुखांत की नाटकों के संबंध में जो भाव रेचन और भाव परिष्कार यानी कैथारसिस का शास्त्रीय सिद्धांत है, उसे नहीं ग्रहण कर सके थे। उन्होंने जीवन के दुखमय अंतर्मात्र को, आवरण को दुखांत की नाटक की शैली में समझ लिया था और उसी की अपनी रचनाओं में उपयोग किया। ठीक है, उसको तो नहीं ग्रहण करके इनको अपनी रचनाओं में किसका प्रयोग किया, इसका, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ तक। डॉक्टर मिश्र का उपयोग कथन हमारी धारणा की पुष्टि करता है। वस्तुतः बाह्य प्रभाव और पाश्चात्य प्रभाव का अध्ययन करते समय हम प्रभाव ढूंढने, पाने और दिखाने की प्रवृत्ति से चलित हुए। इसीलिए संस्कृत नाट्यशास्त्रीय नाटककार के थोड़े हटते ही हम बाह्य प्रभाव घोषित कर देते हैं। स्वयं भारतेंदु ने इस सिद्धांत के दो शब्दों का प्रयोग किया, कौन से, पुरानी रीति और नई रीति, जिसे आज बंगला और अंग्रेजी प्रभाव के रूप में लक्षित किया जा रहा है। वह उनकी दृष्टि में नाटक लिखने की नई रीति थी, जिसे संस्कृत का प्रभाव कहा जा रहा था। वह नाटक लिखने की पुरानी रीति थी। ठीक है, संस्कृत के प्रभाव को नाटक कहा। प्रेम जोगनी में उन्होंने पारस्परिक पार्श्विक परिपार्श्विक से कहलाया कि उसके खेलने से लोगों को वर्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा और वह नाटक की नई पुरानी दोनों रीति मिलकर बना है। ठीक है, नाटक लिखने की पुरानी रीति तो उन्होंने संस्कृत नाट्यशास्त्र के अध्ययन से सीखी थी, किंतु नई रीति की भावना उन्होंने परवर्ती युग की जीवन आकांक्षा और नवीन लोक चेतना संवेदना को ग्रहण करके कुछ की थी। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे पत्रकार के रूप में भारतेंदु जी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपसे यही उम्मीद है कि आपको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कुछ सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दें, उसमें उसे भी ध्यान दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हैं भाई कम सब्सक्राइबर आए, और कोशिश मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप तक अच्छी से अच्छी चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।